काइनेटिक में ही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये अपने आप में एक टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। और इसके साथ एक और बात बोल सकते हैं हम लोग कि जो रेट कांस्टेंट होता है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। एक और इसी को कहा जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट। तो जो भी नाम आया रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन का विद टेम्परेचर, इसका मतलब है इस पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्कशन हो रहा है। सबसे पहला चीज ऑब्जर्वेशन लेके यानी प्रैक्टिकली, मतलब कि उस पे पहले क्या किया गया कि रिएक्शन कराया गया और उसको ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। क्योंकि आप ये वर्ड एक बार और सुने हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट करके तब कैलकुलेट किया जाता है। बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके बाद ये देखा गया कि विथ एवरी राइज ऑफ 10 केल्विन इन टेम्परेचर रेट बिकम्स 2 और 3 फोल्ड। क्या आप इसका मीनिंग समझते हैं? फोल्ड मतलब एक्सपोनेंट, ठीक है। 2 और 3 फोल्ड एक्सपोनेंट, नॉट टाइम्स। 2 और 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया और 2 और 3 फोल्ड का मतलब एक्सपोनेंट बढ़ रहा है। जैसे ये होता है ना, x था x स्क्वायर बन गया या x क्यूब बन गया, इसको बोलेंगे 2 और 3 फोल्ड। समझ में आया? ये चीज होता है कितने के साथ? 10 केल्विन के साथ। एक्सपेरिमेंट किया गया और ये देखा गया कि जैसे जैसे किसी भी एक रिएक्शन का टेम्परेचर अगर 10 केल्विन बढ़ाते हैं तो उसका जो रेट होगा, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो 2 to 3 फोल्ड्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। वो 2 to 3 फोल्ड्स इंक्रीज कर जाएगा। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था। इसके बेसिस पे एक टर्म डिफाइन किया गया, उसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है दैट इज इक्वल्स टू रेट एट 308 केल्विन, समझिएगा आप देखिएगा, डिवाइडेड बाय रेट एट 298 केल्विन। टेम्परेचर में डिफरेंस देखिए, कितने का डिफरेंस है वहां पे? 10 केल्विन का। तो 10 केल्विन का अगर हम लोग टेम्परेचर में डिफरेंस रखें और दोनों जगह पे रेट का मेजरमेंट करें तो उसका जो रेशियो होगा उसको कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। उसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट टर्म समझिएगा, आर्हेनियस एक इक्वेशन दिए इसके लिए, इसके कैलकुलेशन के लिए आर्हेनियस एक इक्वेशन दिए और आर्हेनियस तब जाके थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड एक फॉर्मूला प्रोवाइड किए थे। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, थोड़ा इस चीज को देखिएगा और समझिएगा, पहले भी कभी देखे हैं कि नहीं। देखिए आर्हेनियस का कहना था कि जो रेट कांस्टेंट k होगा दैट इज इक्वल्स टू a into e to the power minus ea by RT, माइनस ea by RT, ठीक है। सोच के जवाब दीजिएगा, हर कोई थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। ये फॉर्मूला आर्हेनियस का प्रोवाइडेड है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ये फॉर्मूला अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला ही अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद होना चाहिए। सबका मीनिंग बताएंगे, ठीक है, सबका मीनिंग। उससे पहले एक चीज पूछना चाहते हैं, ये क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बोलिए, ये स्टेटमेंट क्या कहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एक्सपोनेंशियली मतलब डायरेक्टली, एकदम से, ठीक है, दोनों से। अब थोड़ा सा देखिएगा, रेट कांस्टेंट हमेशा रेट के साथ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद ही ना यहाँ पे हम लोग लगाते हैं r का पावर n, ऐसा। तो इसमें देखें तो ये डायरेक्टली रिलेटेड। तो रेट कांस्टेंट का बात हो या रेट ऑफ रिएक्शन का बात हो, दोनों एक ही सेंस दे रहा है, अभी दोनों एक ही सेंस दे रहा है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन में जो वैल्यू निकल जाए मगर सेंस दोनों का एक ही है। ध्यान से देखिए क्या पूछना चाहते हैं। ये बोला कि टेम्परेचर के साथ रेट जो है ना वो डायरेक्टली या एक्सपोनेंशियली रिलेटेड है, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट भी बढ़ेगा। आर्हेनियस जो इक्वेशन प्रोवाइड किए इसमें हम आपसे बस ये पूछना चाहते हैं
कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो सोच के बताइए के जो है इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? सर इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा। मान लीजिए ना दो तीन केल्विन ही बढ़ा है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, ज्यादा एक्सट्रीम पे जाना नहीं हम लोग को। हाँ, हमेशा क्या करना, मॉडरेट में डिस्कशन करना है। 2-3 केल्विन ही बढ़ा है तब तो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। ठीक, देखिए जो बोल दिए, ठीक है, जो आंसर दिए बहुत बढ़िया, ट्राई करना चाहिए सब किसी को, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से हर कोई। सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर में टेम्परेचर देखें, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर में टेम्परेचर। तो डिनोमिनेटर में होने का मतलब क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसके जैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मगर ये नेगेटिव भी तो लगा है, अगर ये नेगेटिव लगा है तो इसका मतलब है माइनस नेगेटिव ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक दो डेटा के बेसिस पे समझाते हैं केवल। मान लीजिए टेम्परेचर 2 हो गया और टेम्परेचर 3 हो गया, बस ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, 2 और 3 हो गया। चलिए ठीक है, कैलकुलेशन के लिए 4 ले लेते हैं। अब उसके बेसिस पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी हम a का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो a एग्जैक्टली मान के चलिएगा। a जो है वो 2 के बेसिस पे कितना मिला, -1/2, और a जो है वो 4 के बेसिस पे कितना मिला, -1/4। बोलिए a1 बड़ा है कि a2 बड़ा, a1 बड़ा कि a2 बड़ा? बड़ा पूछे, A2 जिसको अभी भी नहीं आया, देखिए नंबर्स के साथ हमेशा खेलने का कोशिश कीजिए, नहीं तो नंबर और क्वेश्चन आपके साथ खेलेगा, ठीक है। देखिए अगर कभी आप ऐसे सॉल्व कर लें, -1/2 यानी -0.5, हम इसको 2 डिजिट तक दे लिए, पॉइंट को हटा दिए, इसको बोले हम -50। हमको बस समझ में आना चाहिए, हमको सही नहीं करना है, हमको समझ में आना चाहिए। हम बोले इसको -50, देखिए -50, और इसको बोले -25, तो -50 बड़ा है या -25 बड़ा है? -25 बड़ा है। -25 बड़ा, इट मींस -1/4 बड़ा, इसका मतलब A2 बड़ा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज किए तो उसके साथ का जो भी S रिलेटेड है -1/T वो भी इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो -1/T से रिलेटेड है वो भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे इस रिलेशन में इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग के भी क्या होगा मेरा, इंक्रीज करेगा। क्या आप समझे इस बात को? ठीक है, इसलिए डिस्कशन जरूरी था ना, क्योंकि कोई कोई क्या सोचना स्टार्ट कर देता है कि सर पहले लाइन में बोले कि इंक्रीज करेगा, यहाँ तो हमको इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है तो ये तो डिक्रीज करेगा, तो ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है एक ही कॉन्सेप्ट में? तो नहीं, दोनों एक ही बात बोल रहा है, मगर जैसा वो उनको ऑब्जर्वेशन मिला उसके अकॉर्डिंग वो जो फॉर्मूला डिराइव किए और प्रोवाइड किए वो कुछ ऐसा है, ठीक है। और वही जो एक्सपोनेंशियल वाला इंक्रीमेंट है उसी को यहाँ एक वर्ड के साथ यूज किया गया है, फोल्ड, ठीक है, फोल्ड। तो अभी तक 3 पॉइंट पे डिस्कशन है, कहीं किसी को कोई दिक्कत जरूर पूछे, अदरवाइज फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए सब बढ़िया। आगे आर्हेनियस जब इसको प्रोवाइड किए तो ये देखिए कैसा है, इट इज द एक्सपोनेंशियल, इट इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या फिर एक्सपोनेंशियल रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर। और इसी में हमको एक दो चीज बताना भी था ना, रह गया वो। देखिए सबसे पहला चीज, के को आप पहचान रहे हैं, ये रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट है। यूनिट बोलिए, ना नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, हमको पता ही नहीं है। हाँ, हमको पता ही नहीं है ये किस ऑर्डर का है, कहाँ पता है? एकदम ठीक, बस यही चीज सुनना चाह रहे थे। के डिपेंड कर जाएगा, के जो है डिपेंड कर जाएगा किस पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो क्योंकि हमको कहीं नहीं बताया कि कौन से ऑर्डर का है, तो ठीक है, के मतलब रेट कांस्टेंट, मगर इसके यूनिट के लिए एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसलिए यूनिट कुछ नहीं लिखेंगे अभी। दूसरा, यहाँ पे जो ए है इसको बहुत सिंपल तरीके से आप आर्हेनियस कांस्टेंट कह सकते हैं, या फिर आप इसको आर्हेनियस पैरामीटर कह सकते हैं, ठीक है। एक नाम इसका ये हुआ,
दूसरा इसका नाम क्या होता है? इट इज कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आगे चल के इसी कॉन्सेप्ट में देखिएगा ये किसमें चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये आपके क्वेश्चन में एज अ कांस्टेंट या तो प्रोवाइडेड होगा और नहीं तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू बताओ। तो जो नाम देगा तो आपको पता होना चाहिए कि हमसे डिमांड क्या कर रहा है। तो अगर आर्हेनियस कांस्टेंट या पैरामीटर, आर्हेनियस कांस्टेंट या आर्हेनियस पैरामीटर, इसका वैल्यू पूछा तो भी ए निकालना है। अगर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पूछा तो भी ए कैलकुलेट करना है, क्योंकि वहां क्वेश्चन में वर्ड यूज करता है, नोटेशन नहीं यूज करता है। चलिए ठीक, उसके साथ ई तो आपको पता होगा क्या होता है, इसका नाम है नेपियर्स कांस्टेंट और इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 होता है। ठीक है, तो इसका कभी वैल्यू हम लोग पुट नहीं करते हैं, ई के फॉर्म में ही आंसर को छोड़ देते हैं। अच्छा, अब सवाल आर का। आर इट इज द गैस कांस्टेंट, कितना लेके चलेंगे? 0.082। ठीक है। मान लीजिए एनर्जी में चाहिए, एनर्जी में अब कितना लेके चलिएगा? 8.314। ठीक है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। सही है ये। अब एनर्जी का क्यों बात की है वो आएगा, ठीक है, इसलिए एनर्जी में ही बोले। अच्छा, टी मेरे पास टेम्परेचर है एंड इट इज मेजर्ड इन केल्विन, ये केल्विन में ही होना चाहिए, डिग्री में नहीं। एकदम लास्ट पार्ट बचा मेरे पास ईए। इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या आप समझे कि क्यों हम आर को बोल रहे थे कि एनर्जी में लेना होगा? ठीक है, तो ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पहले समझाते हैं, उस पर बहुत लंबा डिस्कशन है अभी। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये माचिस का तीली, ठीक, और ये माचिस का इधर साइड में ना वो बुरादा लगा हुआ है जो फास्फोरस होता है, ठीक, उस पर ऐसे घिसते हैं तो क्या माचिस जल जाता है, माचिस का तीली जल जाता है। ठीक है, बहुत आराम से, ठीक, एकदम फ्री मूड में बैठे थे, धीरे से ऐसे घिस दिए, जलेगा? नहीं सर। मान लीजिए जैसे ना एकदम अकबका गए और इधर पूरा मारे जा रहे हैं, समझ लीजिए कहां पे क्या है, ठीक है, इधर पूरा मारे जा रहे हैं, जलेगा? नो सर। आप यहाँ पे लिए और एकदम अच्छे से एकदम सरिया के यहाँ पे दिए, ठीक, अब जलेगा? ठीक, अब क्या कीजिए ना, अब क्या कीजिए, अपने हाथ को हल्के से ऐसे घिसिए, आपको है ना फील होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और एक बार अपने हाथ को थोड़ा जोर से ऐसे खींचिए, आपको पता चलेगा कि हाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। जब आप एक एफर्ट लगाए थोड़ा जोर से, उस समय का जो टेम्परेचर है, और जब आप एकदम धीरे से स्लो मोशन में ऐसे किए तब का टेम्परेचर, दोनों का डिफरेंस पता चला। अब सोचिए माचिस जो जल रहा है, ठीक है, वो जो मैच बॉक्स का मैच स्टिक है वो जल रहा है, यहाँ पे एक प्रॉपर डायरेक्शन में जब हम उसको खींचेंगे यानी फ्रिक्शन देंगे तो उसको एक एनर्जी मिलेगा और वो एनर्जी क्या करेगा, यहाँ वाले फास्फोरस को जलाएगा, मसाला जिसको बोलते हैं माचिस का, ठीक है, उसको जलाएगा। ठीक, तो क्या हुआ कि अगर माचिस को लेके बैठे हैं तो भी नहीं जलेगा, अगर माचिस को बहुत धीरे से घिस रहे हैं तो भी नहीं जलेगा। एक प्रॉपर डायरेक्शन में सही टेम्परेचर जब उसको मिलेगा तब जाके वो जलेगा। तो आप सुने अभी क्या बोले, एक प्रॉपर डायरेक्शन में सही टेम्परेचर या एनर्जी मिलेगा तो वो जलेगा, यानी वो एक्टिव हो गया और उसके बाद वो कंटिन्यू जलता जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक सिंपल सा चीज वही होता है एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दें। मान लीजिए जैसे ये अपहिल है, ये अपहिल, ठीक है, चढ़ाऊ जिसको बोलते हैं, चढ़ैया वही। अब इधर साइड में है कुछ मेरे पास ऑब्जेक्ट, गोल सा एक पत्थर, इसको रेगुलरली ढकेल रहे, यहां पे ले जाके एकदम ऊपर में यहां ले जाके रखे हुए, ठीक है। अगर यहां पे छोड़ देंगे अपने गिर जाएगा, देखिएगा मेरा पॉइंट, यहां पे थोड़ा सा पीछे, यहां पे अपने गिर जाएगा? नहीं,
मगर यहाँ पे लाके धक्का मार दे तो गिर जाएगा उमंग। तो अगर धक्का मारे तो हम क्या किए, उसको एक प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड किए जिसके बाद वो खुद से अपने आप को कैरी कर लेगा। दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एनी कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेट एनी रिएक्शन और एक्टिवेट एनी रिएक्टेंट। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो या कुछ भी फिजिकल फेनोमेना हो या केमिकल फेनोमेना हो, उसको आगे प्रोसीड करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज मिनिमम, हमको सबसे कम पे बात करना है। इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड रिएक्शन। ठीक है, हम लोग यहाँ रिएक्शन का बात कर रहे हैं तो केवल रिएक्शन के लिए ही बोलेंगे। अभी जो ऊपर में ले जाके उसको धक्का मार दिए थे वो तो फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो जो मेरे पास रिएक्शन होगा उसमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है ताकि रिएक्शन प्रोसीड हो जाए खुद से, तब जाके उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद एक और बात ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड, आफ्टर एक्टिवेटिंग रिएक्टेंट या सब्सटेंस। ठीक है, आफ्टर एक्टिवेटिंग रिएक्टेंट बाय प्रोवाइडिंग एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन proceed simultaneously, वर्ड भूल गया, एक मिनट, स्पॉन्टेनियसली, प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसको कहते हैं? जो सेल्फ कैरिड होता है, जो अपने आप होता है। या तो स्टार्ट ही अपने आप होगा और नहीं तो एक प्रॉपर इनिशिएशन के बाद वो अपने आप को खुद से कैरी करेगा। दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आफ्टर एक्टिवेटिंग रिएक्टेंट, रिएक्शन प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली, यानी पूरा का पूरा रिएक्शन कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बस यही बात। ठीक है, यही चीज है। अब इसी में एक छोटा सा चीज आपको दिखाते हैं, देखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं। एक रिएक्शन हो रहा था, उसका ग्राफ ऐसे बना, उसमें पूरा ऑब्जर्वेशन लिया गया, उसका ग्राफ ऐसे बना। देख के बताइए रिएक्शन मेरा एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? बस इतना ही पूछ रहे। एक आंसर एक्सो मिला, एक्सोथर्मिक दो। ठीक है, और कोई? ठीक है, एक्सोथर्मिक। ठीक, इसको देख लिए। अब जो नहीं समझे या जो आंसर नहीं दे पाए बिल्कुल वेट करें, अब हम इसी पे डील करने वाले हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इस पे डील करेंगे। कुछ भी डाउट कहीं भी पूछ ले आप। सर, हाँ बोलिए। सर जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि टेम्परेचर राइज होगा तो रेट भी बढ़ेगा। हाँ, सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो रेट घटना चाहिए ना सर, जब टेम्परेचर राइज होगा तो। हाँ, हम बिल्कुल थोड़ा देर इंतजार कर ले। ठीक है उदय, बस इस पे जैसे आएंगे ना हम वो चीज क्लियर कर देंगे। ठीक है, आपका डाउट बहुत बढ़िया है, सवाल अच्छा है। ठीक है, थोड़ी देर में उस पे ना थोड़ा लंबा डिस्कशन है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं बोले हैं। ठीक, रहने देते हैं, करते हैं। ठीक है, करेंगे। ओके सर। या इक्वेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, सिंपल सा बात है। ln अप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, ln अप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड। तो ln k दैट इज इक्वल्स टू ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस ea बाई rt, ऐसा कुछ। अब इसी को हम लोग लिखे हैं ln k इज इक्वल्स टू ln a को हम उधर भेज रहे हैं। ठीक है, लास्ट में हम लिख देंगे। उससे पहले ये आगे आएगा
माइनस ई ए बाई आर टी, और इसके साथ ln e 1 हो जाएगा प्लस ln a, ऐसा लिख दिया। ठीक, ln का मतलब क्या हो गया, log e बेस। हम अपना कैलकुलेशन हमेशा 10 बेस पे करते हैं, तो कन्वर्जन के लिए हम लोग को क्या निकालना होगा बाहर, 2.303। 2.303 यहाँ मल्टीपल में आएगा, 2.303 यहाँ मल्टीपल में आएगा, और वो यहाँ नीचे चला जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, नहीं समझ में आएगा जरूर पूछिएगा। माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। क्या यहाँ से यहाँ समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। लगता है नहीं है। ठीक, यहां पहुंचे। अब इसमें थोड़ा सा सोच के, डिपेंडेंट कौन, डिपेंडेंट वेरिएबल अगर किसी को बोले तो कौन, क्या हम ले ले लॉग के। ठीक, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर बात करें हम तो कौन, अब वो आपका बारी, बोलिए इंडिपेंडेंट कौन। टी सर। टी, ठीक है। हम यहाँ पे है ना थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दें, 1/t। ठीक, इंडिपेंडेंट कौन, 1/t। रुकिए ना, बोले तो थे लिखते समय कि हाँ ये वाला दिखेगा ऐसा कि हाँ ऑलरेडी पढ़े हुए। देखिए पहुंचते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गया। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है कि इस वर्ड के साथ कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो एक कांस्टेंट है, तो सर इसको वेरिएबल की तरह क्यों यूज कर रहे हैं। के जो है ना नाम है कांस्टेंट, मगर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे और टेम्परेचर पे। अगर डिपेंड कर गया तो एक टाइप का वेरिएबल है, नाम में लगा है कांस्टेंट मगर बिहेव करेगा एक वेरिएबल की तरह। ठीक है, तो लॉग क्या आ गया, डिपेंडेंट y पे, और 1/t चला गया इंडिपेंडेंट x पे। सोच के बताइए स्लोप आपको क्या दिखा, और नेगेटिव दिखा कि पॉजिटिव दिखा? नेगेटिव दिखा, स्ट्रेट नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप, और ये पूरा पार्ट स्लोप है 1/t का, ये स्लोप है। पूरा इक्वेशन कौन से कंडीशन पे चलने वाला है देख लीजिए, y = mx + c पे। तो 1/t एट प्लेस ऑफ x, तो m के प्लेस पे कौन, -EA/2.303 r, ये आएगा। अच्छा, लाइन का नेचर फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, ये नीचे की तरफ आएगा, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आएगा। और इसका स्लोप कितना होगा, तो इसका स्लोप है -EA/2.303 RT। सही है, टी नहीं, हाँ टी नहीं, एकदम ठीक। ये पॉइंट कोई बताएगा क्या है? एकदम ठीक, इट इज द y इंटरसेप्ट c के प्लेस पे log a। तो ये पॉइंट कौन है, log a है, log a इस जगह पे log a, मतलब ये पोजीशन कौन सा है, थोड़ा आप समझने का कोशिश कीजिए। 1/t जब 0 हो जाए, 1/t जब 0 हो जाए तो log k जो है वो log a के बराबर होता है, log k जो है वो log a के बराबर होता है। कब, जब 1/t 0 हो जाए। कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये भी कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक, स्लोप मिल गया हम लोग को नेगेटिव, ये हुआ रिलेशन। दूसरा एक चीज पूछना चाहते हैं, देखिएगा ln k और 1/t ग्राफ जो है वो ऐसे आया, स्लोप बता दीजिए बस क्या होगा, बस स्लोप चाहिए और कुछ। -EA/r। एकदम ठीक, -EA/r। आप जैसे ये वर्ड देखे ना ln, इसका मतलब आपको यहाँ आना चाहिए था इस वाले इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन में जब आप पहुंचेंगे तो ये हो गया डिपेंडेंट लाइक y, ये हो गया c, यहाँ 1/t मेरा x की तरह बिहेव कर रहा है, m की तरह कौन बचा, -EA/r। वो चीज हम लोग स्लोप की तरह यूज करेंगे। ठीक है, देखिए ये दो पार्ट है, और ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है आर्हेनियस का, इसी पे डील कर रहे हैं, लॉग वाला। ठीक है, लॉग वाले पे, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो log k होगा दैट इज -EA/2.303 RT, और इसके साथ में प्लस log a होगा। अब एट t = t1 आप क्या लिखेंगे, log k 1। ठीक, k भी चेंज होगा, k1 ये चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा।
303 R 1/T1 प्लस log A चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। ठीक है, यही सब चीज आपको इक्वेशन में समझना है कि कौन चेंज करेगा कौन नहीं करेगा। और आपको कीवर्ड पहले ही बता चुके हैं, जो यहाँ है और जो यहाँ है बस यही चेंज करेगा, बाकी कुछ नहीं चेंज करेगा। y x डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बस यही चेंज करेगा और कुछ नहीं चेंज करेगा। log k2 that is equals to minus EA by 2.303 R into 1/T2 और इसके साथ प्लस log A इक्वेशन 1 है और 2 है। फाइनली इसके बेसिस पे अगर हम ऐसा लिखें, log सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, log k2 minus k1 log k2 minus log k1 is equals to देखिए ये जो क्वांटिटी है ये बताइए, ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या लिख लिए, यहाँ नीचे लिख रहे हैं, ठीक ना, माइनस EA बाई 2.303 R, ये कॉमन निकल गया। ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास, 1/T2 1/T1 minus 1/T T2 माइनस T1 हो जाएगा, T2 माइनस T1, सेकंड माइनस फर्स्ट था, सेकंड माइनस फर्स्ट, T2 माइनस T1 ये आ गया। अच्छा, इसके साथ ये दोनों क्वांटिटी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, कैंसिल हो गया। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग इसको आप क्या लिखना चाहेंगे, k2 by k1 is equals to ये पार्ट ठीक है, माइनस EA by 2.303 R और इसके साथ 1/T2 minus 1/T1 1/T2 minus 1/T1 नेगेटिव हटा दिए, T1 minus T2 होगा, T1 minus T2। अब देखिए उमंग, आप इससे पहले बोल रहे थे देखा देखा लग रहा है सर, बताइए क्या है? इक्विलिब्रियम में, अरे 12th क्लास के एक चैप्टर में बताए हैं, हम बताए हैं तो हम इससे पहले एक ही चैप्टर ही पढ़ा है सॉल्यूशन का ही। देखिए जब हम लोग ये पढ़े थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, हम आपको थोड़ा डिफरेंस बताते हैं। बिल्कुल यही था, log k2 by k1 is equals to, यहाँ पे एंथैल्पी था, यहाँ एंथैल्पी डेलेच, बाकी सब चीज एकदम सेम था, एकदम वैसा ही टाइप का रिलेशन ही है। तो उस समय हम आपको ये बोले थे कि ये जो है मेरे पास रेट कांस्टेंट है, मगर नाम लिए थे इक्विलिब्रियम का, क्योंकि तब तक तो आप केमिकल काइनेटिक पढ़े नहीं थे, तो उसके लिए हम नाम लिए थे इक्विलिब्रियम का, कि इक्विलिब्रियम में जो रेट कांस्टेंट देखते हैं वही वाला चीज है। अब क्या है कि केमिकल काइनेटिक में पढ़ लिए तो आपको एग्जैक्टली क्लियर कट पता है कि हाँ ये K2 क्या है और ये K1 क्या है और किस पे डिपेंड करता है। तो ये रिलेशन होता है जब कभी भी हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसका जो रेट कांस्टेंट है वो कैसे वैरी करेगा, कितना टाइम्स होगा या कितना इंक्रीज करेगा, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी और R कांस्टेंट है तब के लिए। अब सोचिए एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट, इसका मीनिंग आपको क्या समझ में आया वो बताइए। ये मत बोलिएगा कि सर चेंज नहीं हो रहा है, उसको छोड़ के मीनिंग मतलब केमिस्ट्री में क्या समझे वो चीज। सर वो एक बार अपना एक्टिवेशन एनर्जी दे देंगे तो फिर रिएक्शन चल जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। थोड़ा सा और एफर्ट लगेगा, क्या होगा हाँ सर, किसी भी टेम्परेचर पे उतना ही एक्टिवेशन एनर्जी देना होगा। और कुछ और एक बार फिर से एक रिएक्शन एक एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप टेम्परेचर बढ़ाइए घटाइए कोई फर्क नहीं, ठीक है, अब आप टेम्परेचर बढ़ाइए घटाइए कोई फर्क नहीं, एक रिएक्शन एक एक्टिवेशन एनर्जी, बस यही चीज, उसका मीनिंग वही समझे, ठीक है, आपको भी वही समझना चाहिए और वही याद रखना भी पड़ेगा आपको, ठीक, एक रिएक्शन एक एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। देखिए अब थोड़ा सा ग्राफ और उसके बेसिस पे हर चीज डिफाइन करते चलेंगे, देखिएगा समझिएगा। ये एनर्जी
लेवल है, ठीक है। ये E नॉट है जो किसी का कभी पॉसिबल ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी तो होता ही। ये E1 है और ये मेरे पास E2 है। आपको एक बात तो पता चल गया होगा, जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक रिएक्शन ऐसा कुछ हुआ जिसमें कि रिएक्टेंट यहां से उठा, ऐसे गया और यहां आके खत्म, देखिएगा, ठीक है, ऐसा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर रिएक्शन का डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके का है, मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो वैसे केस में कौन कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बस देखते चलिए। सबसे पहले जहां से स्टार्ट हुआ, इट इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का कुछ इंटरनल एनर्जी होता है, इनिशियल एनर्जी, ये वही। यहां पे ये खत्म हुआ तो रिएक्टेंट गया और प्रोडक्ट बन के खत्म, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। तो ये एनर्जी लेवल किसका है? प्रोडक्ट का, ठीक है, एनर्जी लेवल प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बस इतने के बेसिस पे अभी और डील करेंगे, मगर इतने के बेसिस पे अगर हम आपसे ये पूछें कि बोलिए EP माइनस ER, आप क्या बोलिएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। कहने का मतलब है हम ये बोल दें कि ये डेल H है और डेल H मेरा कैसा है? पॉजिटिव। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है और ये कैसा है? पॉजिटिव। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो मेरा पॉजिटिव। रिएक्शन का नेचर बोलिए। नेचर ऑफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अभी अभी जितना टर्म लिखे उसके बेसिस पे हमको यही पता चला, इतना डील कर लिया हम लोग कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हीट चाहिए या फिर इसको एनर्जी चाहिए, तब जाके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये चीज समझ गए। आगे का बात अब सुनिए, यहां से ठीक है, ग्राउंड जीरो से, एकदम ग्राउंड जीरो से यहां तक का जो एनर्जी होगा, दिख रहा है कहां से कहां तक का बात कर रहे हैं, ये जो एनर्जी होगा इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई थ्रेशोल्ड, ठीक, ई थ्रेशोल्ड। इससे देख रहे हैं एकदम टॉप का बात कर रहे हैं, एकदम टॉप का बात कर रहे हैं, ठीक है। अगली बात एक और डिफरेंस देखिएगा, एक और डिफरेंस देखिएगा, वो चीज बता रहे हैं आपको। यहां से देख रहे हैं किसका बात कर रहे हैं? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट के एनर्जी से लेके जो टॉप पॉइंट है वहां तक पहुंचना है हमको, ठीक है, टॉप पॉइंट तक। देख गया कहां से कहां तक, कहां से कहां तक? इट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये हुआ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, जबकि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। देखिए कहां से, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से लेके थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जो एनर्जी गैप होगा, जो एनर्जी डिफरेंस होगा, जो एनर्जी का एक्सटेंशन होगा, इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। अगर हम आपसे पूछें कि हमको थोड़ा बता दीजिए कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड ऑर्डर, आप क्या बोलिएगा? सेकंड वाले से टॉप तक, सर थ्रेशोल्ड में से प्रोडक्ट कम मिला। एकदम ठीक, प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे और थ्रेशोल्ड तक जाएंगे, ठीक है, थ्रेशोल्ड तक जाएंगे। तो ये हुआ मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। यानी कि अगर बोला EA फॉर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, आप क्या बोलिएगा? इट इज इक्वल्स टू EAF की EAB। ये फॉरवर्ड है, हाँ ये फॉरवर्ड। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बोला, आप क्या बोलिएगा? EAB बोलिएगा, है ना, EAB बोलिएगा। एकदम ध्यान रखिएगा अभी आप जो बोले। अगर मान ले रहे पूछने वाला आपको थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता है और वो ऐसे पूछता है, तो क्या आपका आंसर बदलेगा कि वही रहेगा? ऐसे आप कभी भी है ना खुद का डायरेक्शन ना रखें। जब एरो दिया हो तो खुद का डायरेक्शन नहीं रखना है। एरो क्या बोल रहा है? पहले कौन था? एरो का मीनिंग समझते हैं, एरो का मीनिंग समझते हैं, इसको टेल बोलते हैं, इसको टिप बोलते हैं। कौन इनिशियल है?
इनिशियल, टेल टेल, टेल इनिशियल होता है और टिप जो होता है वो फाइनल होता है। बस वही बात, वही चीज दिमाग में रखिएगा। छोटा छोटा चीज है, जरूरत में काम नहीं आएगा तो फिर उसके बाद याद रख के या जान के कोई फायदा नहीं। ये भी दिया तो आपको बताया इनिशियल प्रोडक्ट फाइनल रिएक्टेंट मतलब बैकवर्ड जा रहा है। अब बैकवर्ड जा रहा है तो उस समय जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगा इट इज कॉल्ड बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। क्या बात क्लियर हुआ? 1 2 3 अभी तक, ठीक है। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो पूरा का पूरा वो टॉप मोस्ट एनर्जी होता है जिस बैरियर को क्रॉस करके, जिस बैरियर को क्रॉस करके कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी बैरियर है, वो एनर्जी का वैल्यू है जिसको क्रॉस करने के बाद ही कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सोच के देखिए, अगर लेफ्ट साइड बात करें, येलो लाइन देख रहे हैं ना थ्रेशोल्ड वाला, इससे लेफ्ट में बात करें, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट, वो कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। उसमें ज्यादा नहीं लिखना चाहते, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कौन क्या है, ठीक। ये नॉन स्पॉन्टेनियस। सर कैसे बोल दिए नॉन स्पॉन्टेनियस? सुनिए, ऐसे है लेफ्ट साइड वाला। अब कर्व तो नहीं बना सकते हैं, बस दिखा रहे हैं कि हाँ इस तरीके से है, जिसको बोलते हैं क्या? चढ़ा हुआ, चढ़ाऊ, ठीक। अब मान लीजिए यहां से आप किसी एक पत्थर को जो गोल है ढकेल ढकेल के लेके ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? रेगुलरली पुश करना होगा, या फिर यहां तक लेके आए और बोले अब चल जाओ अपने, तो चल जाएगा? नहीं जाएगा, सुनबे नहीं करेगा आपका बात, ढकेलना पड़ेगा, ठीक है। तो रेगुलरली यहां इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको कंटिन्यूअस एनर्जी देना होगा, और कंटिन्यूअसली एनर्जी दिए देन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब इसके बाद आपको ऐसे दिख रहा होगा, डाउन, डाउन आता हुआ दिख रहा होगा, डाउन आता हुआ, ठीक है। राइट साइड का बात कर रहे हैं। जैसे इसको टॉप पे पहुंचाएं, जैसे इसको टॉप पे पहुंचाएं, उसके बाद क्या हमको बार बार उसको ढकेलना पड़ेगा कि वो खुद से नीचे चला जाएगा? अपने जाएगा। अपने गया मतलब स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। बस वही बात बोल रहे थे, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड में हमको कंटिन्यूअसली एनर्जी देना पड़ेगा। दे रहे हैं, कहीं तो दे ही रहे थे, ये रहा, दे रहे हैं, ठीक है। एनर्जी लिया, ले रहा है, यहाँ थ्रेशोल्ड पहुंचा, थ्रेशोल्ड जैसे क्रॉस करा दिए, ठीक है, थ्रेशोल्ड जैसे क्रॉस करा दिए वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और जितना एनर्जी रिलीज करना है उतना एनर्जी रिलीज करेगा। यानी कि इस पॉइंट ए से बात करें बी तक एनर्जी एब्जॉर्ब, बी से लेके सी तक एनर्जी रिलीज, मगर जो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एब्जॉर्ब से कम है। रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब से कम है। कितना कम है? डेल ई के बराबर। कितना कम है? डेल एच के बराबर। एंड इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इसी के कारण, क्योंकि लेफ्ट साइड एब्जॉर्ब ज्यादा और इवॉल्व कम, तो पूरा का पूरा रिएक्शन कौन से नेचर का हो गया? एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है, एंडोथर्मिक हो गया। क्लियर है उसमें सब बात कि हाँ एक्सो है कि एंडो है। ये इधर एनर्जी एक यहाँ पे, एक एनर्जी यहाँ पे, जैसा उधर था, ये E0 ग्राउंड जीरो, ये E1, ये E2 एनर्जी लेवल है। अब रिएक्टेंट यहां से स्टार्ट किया, यहां से किया, यहां गया, ऐसे नीचे आके रुक गया, ठीक है। रिएक्शन देखिए, कंपेयर कीजिए, ठीक है, कंपेयर करते रहिए, कभी एक जगह पे फंस के मत रहिए। उसके बाद सोच के बताइएगा ये एनर्जी कौन है? अब आपके आंसर देने का बारी आ गया। ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये वाला जो पार्ट है इट इज द एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और पूछना चाहते हैं एक, ये हो गया, ठीक है। इसके साथ में सोच के ये जवाब दीजिएगा, यहां से लेके यहां तक एनर्जी कौन सा है? बैकवर्ड। एक्टिवेशन ही है, एक्टिवेशन ही है, मगर बैकवर्ड का है, ठीक है, बैकवर्ड का है।
कोई ये बोला कि देखो यहां से लेके यहां तक का एनर्जी, अब क्या बोलिएगा? इट इज थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ई थ्रेशोल्ड है, ये ई थ्रेशोल्ड है, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर कोई आपसे ये पूछे कि देखो डेल एच जानना चाहते हैं, आंसर क्या दीजिएगा? E2 माइनस E1 की E1 माइनस E2? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। देखिए अभी उमंग एक बात बोला, ठीक है, और उदय भी, दोनों बहुत अच्छा बात बोला। हम अभी यहाँ पे लेके चल रहे थे कि इसको क्या करें ना, कि ये तो मेरे पास रिएक्टेंट था, ये एनर्जी रिएक्टेंट का था, कहाँ लिखे? यहाँ लिखते हैं। और ये मेरे पास किसका था? ये मेरे पास प्रोडक्ट का था। तो जब हम डेल एच लिखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि EP माइनस ER, सही? ER माइनस EP ना लिखेंगे? अच्छा, ER माइनस EP लिखे, क्यों? वही हुई ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओह अच्छा, ER माइनस EP लिख दिए, चलिए ठीक है, ER माइनस EP लिख दिए, ऐसा कुछ बताइए। तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव है। अभी जैसा दिख रहा है, अभी जैसा दिख रहा है वो पूछ रहे हैं। क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए उमंग, हम आपको इसलिए बीच में नहीं टोके क्योंकि आप खुद से डिफरेंस देख ले कि हाँ क्या डिफरेंस है, समझे क्या लिखना चाहिए हमको? प्रोडक्ट माइनस और हमेशा होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक, बॉन्ड एनर्जी को छोड़ के हर जगह होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो EP माइनस ER। अब ये जो क्वांटिटी है ये मेरे पास कैसा मिलेगा? EP माइनस ER, ये नेगेटिव मिलेगा। और अगर डेल एच नेगेटिव हो गया, अगर डेल एच नेगेटिव हो गया तो रिएक्शन का नेचर कैसा? इट इज एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी देगा और हम लोग को थोड़ा सा एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, थोड़ा सा एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। अभी एक बात हमको ये बोला गया कि सर जो EH होगा वो इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन भी आप लिख सकते हैं, और वो आंसर हमको मिल चुका है, ठीक है। जो डेल एच होगा वो आप इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन भी लिख सकते हैं। दो स्टूडेंट हमको आंसर दिया, एक्टिवेशन में लिखना है, कोई बताएगा क्या लिखें? EA बैकवर्ड माइनस EA फॉरवर्ड। बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, लिखेंगे सर। EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, और ये भी किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल्स टू डेल एच। देखिए सर लेकिन उल्टा ना होना चाहिए, मतलब EA फॉरवर्ड तो छोटा है ना। सुनिए ना, एक बात बोल रहे हैं, अभी तो नहीं बनाना। डेल एच हमको नेगेटिव रखना है, डेल एच हमको नेगेटिव रखना है, उसके लिए आप खुद से कर लीजिए, हमको बोलने का जरूरत नहीं है। अब बोलिए क्या होगा? सही है। समझे ना, थीम समझे ना। अगर हमको ये पता चल गया कि x हो तो चाहे कोई कुछ भी बोले डेल एच हमेशा मेरा नेगेटिव होगा। अगर ये वर्ड पता चल गया x हो तो चाहे कोई कुछ भी बोले, कैसे भी डेटा दे, कैसे भी अरेंज कर दे, आपको पता है कि फाइनल रिजल्ट मेरा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होने के लिए आपके पास ये और ये लाइन खींचा हुआ, आप इसके बेसिस पे खुद से देख लीजिए ना कि किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। डेल एच नाम लिख दिए ना, इस कारण से हम बोल रहे हैं नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव आने के लिए क्या करेंगे? कम में से ज्यादा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कम में से ज्यादा को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करेंगे। समझे क्या? चलिए ठीक है, ये सब चीज सीखना है धीरे धीरे करके, ठीक है, आगे कभी भूलना नहीं है। डेल एच मिल गया, थ्रेशोल्ड वगैरह पता चल गया, ठीक। अब एक दूसरा नया चीज बताते हैं, सुनिए। इसमें क्या है ना कि H के साथ I था, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन आयोडाइड है, और कितना यूनिट लिए? 2 यूनिट लिए थे ताकि कुछ करे, अकेला तो कुछ कर नहीं सकता है। ये कहाँ गया? ये एक जगह पे आया, हमको नहीं पता कौन से जगह पे, मगर एक जगह पे आया, ठीक। और उस समय उसका जब ऑब्जर्वेशन लिया गया तो देखा गया कि H जो है H के साथ भी मिला है, H I के साथ भी मिला है, I के साथ भी मिला है, H I के साथ भी मिला है। देखिए आपको बॉन्ड हल्का हल्का डॉटेड बॉन्ड है, ठीक है, सॉलिड नहीं है वो। और बाद में फिर ये तो दिखा ही नहीं, किसी जगह पे था आपको पता ही नहीं, बाद में हमको क्या मिला ना, यहाँ से H2 मिला और I2 मिला।
अब बोलिए ये रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट, रिएक्शन कैसा, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन। आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब ऐसा रिएक्शन होता है, HI का नाम आपको याद होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, एलिमेंट्री। अब ये बीच वाला तब कहां से आया? तब तो मेरे पास केवल रिएक्टेंट होना चाहिए था और मेरे पास केवल प्रोडक्ट होना चाहिए था। ये बीच वाला कहां से आया? इट इज द एक्टिवेटिंग या ठीक, ये एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स है, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ना तो रिएक्टेंट ना ही प्रोडक्ट, उसका इंटरमीडिएट फॉर्म, उसका इंटरमीडिएट फॉर्म। इसके बाद ही कुछ डिसीजन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा या वापस रिएक्टेंट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोचिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, थोड़ा खुद से डिसाइड कीजिएगा। रिएक्टेंट है, एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स को ऐसा लगा कि अब इसके आगे ये एनर्जी लूज नहीं कर सकता है, ये वापस लौट के आ जाएगा, तो रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। मीनिंग समझे? अभी आपको ये वाला जो अपहिल का बता रहे थे, आप इसको एनर्जी दिए, एनर्जी दिए, एनर्जी दिए, यहां आके आप थक हार के चूर हो गए और भाग गए, रिएक्शन होगा? वापस लौट आएगा, वापस लौट आएगा, ठीक है। बस वही चीज अभी हुआ। उसके बाद आप रिएक्टेंट को एनर्जी दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा दिए, थोड़ा क्रॉस करा दिए, ठीक है। आप रिएक्टेंट को एनर्जी दे रहे हैं, दे रहे हैं, बढ़ता गया, कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा दिए और थोड़ा और एनर्जी दे दिए। अब जाके वो क्या होगा? खुद से सेल्फ कैरीड होगा, वो खुद से, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब है कि अब रिएक्टेंट हमको प्रोडक्ट देगा। समझ गए ना? तो अगर आप जितना एनर्जी प्रोवाइड किए वो एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स के एनर्जी से कम है, रिएक्टेंट नहीं होगा। आप जो एनर्जी प्रोवाइड किए एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स के बराबर या उससे ज्यादा है, तो वैसे केस में रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट मिलेगा। अब रिएक्शन जैसा भी हो, कॉम्बिनेशन हो या डिसोसिएशन हो, डिकम्पोजिशन हो, कोई फर्क नहीं, रिएक्शन होगा, ठीक। इतना सुन के आपसे बस ये पूछना चाहते हैं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने कि नहीं, ये एनर्जी रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का कि कॉम्प्लेक्स का? कॉम्प्लेक्स का सर। अगर जो नहीं समझा ये एनर्जी, वो सोच रहा है कि सर तो बोले इतना एनर्जी, इतना एनर्जी, इतना एनर्जी, अरे इतना का बात कर रहे हैं, इतना का, ठीक है। ये एनर्जी, ये कॉम्प्लेक्स का एनर्जी होगा, ठीक है। इट इज द एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यही है एनर्जी। यहाँ छोटा छोटा लिखे एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट इज द एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इट इज द एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, वर्ड को है ना वैसे ना मिलाइएगा मत, जिस सेंस में बात कर रहे हैं बस उसको समझिएगा। ये इंटरमीडिएट पार्ट का एनर्जी है, उसी को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसी का बात हो रहा है, वही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो जो टॉप एनर्जी होता है यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, वो किसका एनर्जी होता है? वो कॉम्प्लेक्स का एनर्जी होता है, वो इंटरमीडिएट पार्ट का एनर्जी होता है। यानी कि अगर हम पूछें ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो HI का एनर्जी है या फिर इस कॉम्प्लेक्स का एनर्जी है या प्रोडक्ट का एनर्जी है, क्या बोलिएगा? नहीं समझे? अच्छा फिर से एक बार समझाते हैं। A देख रहे हैं, B देख रहे हैं, C देख रहे हैं, A, B और C। A बोलिए किसका एनर्जी है? रिएक्टेंट मतलब HI बोले, HI, ठीक है। अच्छा C किसका एनर्जी है? प्रोडक्ट यानी H2I2 हाइड्रोजन आयोडीन। और B किसका एनर्जी है? उसमें से बोलिए, उसमें से। ये एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स यानी इसका इंटरमीडिएट पार्ट का एनर्जी है। तो जो एनर्जी लेवल हो सकता है सारा आपके सामने डिस्क्राइब्ड है, यही होता है एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। चलिए पूछ ले, इसमें कुछ भी डाउट है? अगर नहीं है तो आप इसको नोट कर लें।
यहाँ पे भी ना एक तो छोटा सा बना ही लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा डेल एच, ठीक है, उन दोनों के बीच में यहाँ भी कहीं दे ही दीजिएगा, वो भी ये लिख लीजिएगा डेल एच, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट डील कर रहे हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये कर्व देके ही सवाल पूछता है, ठीक है, कर्व बनाने के लिए नहीं आता है, कर्व देके ही सवाल पूछता है। इसका है ना दो कॉन्सेप्ट है, एक तो टेम्परेचर के कारण हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है और दूसरा कैटलिस्ट के कारण भी बढ़ता है। तो अभी हम लोग पूरा बात कर रहे हैं टेम्परेचर पे, कैटलिस्ट पे कोई डिस्कशन नहीं करता है। देखिए इनका क्या कहना है और कैसे। सबसे पहले इधर साइड में ठीक है, एनर्जी है, इधर में एनर्जी है, और इधर साइड में क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो किसका मॉलिक्यूल? रिएक्टेंट का, क्योंकि स्टार्टिंग किसी भी रिएक्शन का रिएक्टेंट से ही होता है, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है। वो क्या कहता है, वो कैसे निकलता है या क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब केमिकल काइनेटिक में क्या है। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी E, एक स्पेसिफिक एनर्जी E बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ स्पेसिफिक एनर्जी E बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इसका डिस्कशन कर रहे हैं। इधर साइड में एनर्जी है, कोई एक रिएक्शन कुछ ऐसे हुआ और बता रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा समझा रहे हैं हम आपको, ठीक है। देखिए जो भी एनर्जी एक सर्टेन अमाउंट को जब क्रॉस कर जाएगा, लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, तब कहीं जाके वो रिएक्शन करने के लिए प्रिपेयर्ड होता है। नहीं समझे इस बात, सुनिए। मान लीजिए जैसे अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का, क्या 10 मॉलिक्यूल का सेम स्पीड होगा? नहीं सर, डिफरेंट होगा। आप जब एनर्जी देते हैं तो क्या सारा मॉलिक्यूल एकदम इक्वली एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? नहीं। एक कंटेनर में रिएक्टेंट हो रहा है, ढेर सारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, बहुत सारा मॉलिक्यूल है, मगर जब हम एनर्जी देंगे तो सबको इक्वली नहीं मिलेगा, और अगर सबके पास इक्वल एनर्जी नहीं होगा तो सबका मूवमेंट वेलोसिटी वो भी सेम नहीं होगा, तो सबका काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं होगा। हमको काइनेटिक से मतलब, हमको पोटेंशियल से मतलब नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं होगा। अब इसका क्या सेंस बनता है, देखिए ये दोनों काफी ज्यादा एनर्जी वाला है, टक्कर मारेगा तो काफी तेजी से टक्कर मारेगा, दैट इज कॉल्ड कोलिजन, ठीक है, काफी तेजी से। अगर बाय द वे एक काफी तेजी से जा रहा है, एक स्लो मोशन में आके इसको टक्कर मारा, रिएक्शन नहीं होगा, समझे। इस कारण से बात कर रहे हैं, जब कभी भी मॉलिक्यूल मूव करे हेड टू हेड, इफेक्टिव कोलिजन होगा, तब कहीं जाके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज करेगा, तब कहीं जाके बॉन्ड ब्रेक करेगा। अभी जो एक एग्जांपल दिए थे उसी के बेसिस पे समझा रहे हैं। H और I के बीच में बॉन्ड है, दूसरा H और I आया, बहुत मध्यम से एकदम धीरे से इसको टक्कर मारा, नहीं होता है, आया इसे छू के चल गया, ठीक है, तो उससे बॉन्ड ना टूटेगा, ना ही ये सब एक्टिवेट होगा। मगर सोचिए एकदम गुस्सा के दौड़ा चला आ रहा है और आगे एकदम भड़ाक से मार रहा है, ठीक है, जैसे जोरदार टक्कर होगा, ऑब्वियस सी बात है ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा, तब कहीं जाके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और फिर डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। उसमें भी 100% कंफर्मेशन नहीं है, उसमें भी तब डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। मगर ये डिसीजन वाले पॉइंट पे आने से पहले बॉन्ड टूटना तो जरूरी है, यानी कि उसको इतना एनर्जी मिलना चाहिए, उसका कोलिजन इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो अपने ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक कर सके, ठीक है। तो वैसा ही कुछ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया गया है। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। अगर मान ले रहे यहाँ पे हम बात किए और इस पॉइंट का हम नाम दे दिए, सुनिएगा 2, 3, तो इससे आप क्या समझे, आप ये समझे कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल 2 यूनिट है, 0.2 है, कुछ भी है ऐसा, 2, जिसका एनर्जी 3 यूनिट है। इसका मतलब आप ये समझे, कोई बोलेगा? मतलब बोले भी नहीं करते, अरे
गलत ना लिखा हुआ है, कोई सर। इतना देर सोचने का टाइम नहीं है, ठीक है। यहां मॉलिक्यूल y पे है, इट इज दी y कोऑर्डिनेट। अब समझे अब समझे क्या? यस सर। और इसको समझे क्या? ये एनर्जी है, ठीक है। तो आप ये समझे, सर M3 हाँ एकदम ठीक। 3 यूनिट मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी 2 यूनिट है। 2 3 का मीनिंग आप क्या समझे? 3 यूनिट मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी 2 यूनिट है, ठीक है। तो इधर साइड में एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, इधर साइड में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। यहां मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। तो ये जो एनर्जी होगा, एक वर्ड यूज कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल, सही है। ये जो एनर्जी होगा इसको बोले मोस्ट प्रोबेबल। सर कैसे बोले? ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल, इधर जाएंगे तो मॉलिक्यूल बढ़ेगा, ठीक है, इधर जाएंगे मॉलिक्यूल बढ़ेगा, इधर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगा। तो एनर्जी फिक्स कर दिए कहां पे? जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वही एनर्जी दिखा रहा है, देन इट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी आप पढ़े हैं गैसियस स्टेट में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, ये उसी सेंस में है, उसी सेंस में। इधर में मॉलिक्यूल बढ़ा, इधर में एनर्जी बढ़ा। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कहां? टॉप पे। उसका जो एनर्जी होगा उसको एनर्जी बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, उस एनर्जी को बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। हो गया। अब ये है मेरे पास वो थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोई कुछ बोल रहे थे क्या? सर बोले एक बार रिपीट कर देते थोड़ा, इसके पहले वाला नेटवर्क चला गया। ओ गायब। अच्छा ये वाला तो देख लिए थे ना उमंग? नहीं सर, उसके जस्ट वही वाला टॉपिक बस अच्छा। एम और ये जो है ये। ठीक है, बस 1 मिनट लगेगा, सब कोई का रिवीजन भी हो जाएगा। 1 मिनट। मान लीजिए इस कर्व पे एक पॉइंट दिया है और बोला उसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, बोला उसका कोऑर्डिनेट 2,3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी 2 यूनिट होगा जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल 3 यूनिट हो। जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल 3 यूनिट हो तो एनर्जी उसका 2 यूनिट होगा। हम ये बताना चाह रहे थे कि इधर से इधर एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक, ये एनर्जी है, हाँ, इधर साइड में बढ़ रहा है और इधर साइड में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहा है। तो फ्रैक्शन को हटा दीजिए, सिंपल सोचिए कि इधर मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, इधर मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा हमेशा, ये बढ़ेगा हमेशा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इधर साइड में मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, इधर साइड में एनर्जी बढ़ रहा है। तो सवाल ये था सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल, टॉप का बात करेंगे, उससे रिलेटेड जो एनर्जी होगा उसको मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी बोलेंगे। ईएमपी का मतलब क्या है? मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? इट इज द एनर्जी ऑक्युपाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब समझे क्या? यस सर। चलिए ठीक। अब आगे का बात कर रहे थे, यहां पहुंच गए थे अभी तक, और नाम था इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी लेफ्ट से राइट इंक्रीज कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबल के बाद हमको यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी दिखा। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम एनर्जी जो देना पड़े, ठीक है, ये वो एनर्जी बैरियर है, ये वो एनर्जी बैरियर है जिसको क्रॉस करके कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ऐसे सोचेंगे। आपका भी आंसर गलत नहीं है, मगर इसको ऐसे सोचिएगा। अब ये वो एनर्जी बैरियर है जिसको क्रॉस करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब जब हम इसको ऐसे खींच देंगे ऊपर, ठीक है ना, यहां ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर साइड का जितना भी मॉलिक्यूल है, एरिया का बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहां से लेके यहां तक जितना भी मॉलिक्यूल है सब प्रोडक्ट देगा, प्रोवाइड प्रोडक्ट। बोलिए क्या आप इस बात को समझे? ये जो एरिया वाला बात बोले, यस सर, ठीक है।
ई थ्रेशोल्ड के बाद जितना भी मॉलिक्यूल है वो सब का सब प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक। तो ये एरिया कवर हुआ। अब सोचिए अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए, अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिए तो मैक्सवेल का क्या कहना था कि ये जो ग्राफ है ना, मान लीजिए ऐसे सीधा खड़ा है, ये थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा, किसी एंगल पे इंक्लाइन कर जाएगा। दिखा आपको, ऐसे था, ये थोड़ा झुक जाएगा, ऐसे झुक जाएगा। हाँ, समझिए ये मेरे पास बालू का टीला है और हम इसको इधर से पुश कर रहे हैं, इधर से पुश कर रहे हैं एकदम हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली जब आप इसको पुश कीजिएगा तो आप एक बार ग्राफ को देख लें, ये लगभग कुछ ऐसे चला जाएगा। सही है? नहीं समझे? यस सर, समझ गया। इसको ऐसे टेढ़ा कर दीजिए ना, ठीक है। मान लीजिए लड्डू है, उसको भसका दीजिए, समझे? वो बात, जिस भाषा में समझे, हर चीज यूज कर रहे हैं। हाँ? यस सर। ये इधर चला गया, ठीक, इधर चला गया। कब? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और कितना? सिंपल सा बात कर रहे हैं, बाई 10 केल्विन, ज्यादा नहीं, 10 केल्विन केवल बढ़ाए थे। स्टार्टिंग वर्ड, स्टार्टिंग लाइन यहीं से स्टार्ट हुआ था, वही पहुंचे हैं। 10 केल्विन बढ़ाए तो पूरा ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ऐसे जाने से क्या फायदा? जाने से क्या फायदा? तो मैक्सवेल बोले भाई थोड़ा ध्यान से एक बार देख लीजिए, थ्रेशोल्ड के आगे फायदा बढ़ जाएगा। थ्रेशोल्ड यहाँ, थ्रेशोल्ड यहाँ, कहने का मतलब अब इसके साथ एडिशनल इतना मॉलिक्यूल है जो कि कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट देगा। पहले जितना था उससे और ज्यादा एडिशन हो गया, और ज्यादा मॉलिक्यूल्स बढ़ गया जो कि प्रोडक्ट देगा, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करेगा। अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट बढ़ गया, किसके साथ? टेम्परेचर इंक्रीमेंट के साथ, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि मेरा रेट इंक्रीज कर गया, मेरा रेट इंक्रीज कर गया। आप ये भी कह सकते हैं मेरे के का वैल्यू क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। क्या आप इस बात को समझे? यही मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। बोलिए कोई भी ऐसा पार्ट जो आपको नहीं समझ में आया तो बता दें, तो फिर हम लिखना स्टार्ट करें। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स का एनर्जी सर कांस्टेंट रहेगा कि वो भी डिक्रीज करेगा? थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी किया तो मान लीजिए नहीं ये बराबर ही है, मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे किए बराबर। एक्चुअल में क्या होगा, प्रैक्टिकली जब आप इसको ऐसे पुश करेंगे ना तो ये थोड़ा सा तो नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इसका कोई इसमें सेंस नहीं बनता है, ये मे बी सेम भी रह सकता है, ये डिफरेंट भी हो सकता है। उसके बारे में इस नाम के साथ कभी सवाल नहीं उठता है, ठीक ना। एक्टिवेशन का मैक्सवेल के साथ कभी क्वेश्चन नहीं उठता है, आज तक कभी नहीं उठा है। इसकी पूरी थ्योरी में भी आपको वो नहीं दिखेगा। ये चीज मे बी सेम रह सकता है, मे बी डिफर भी कर सकता है, ठीक है। वो एक्चुअली में डिसाइड करने वाला पता है कौन है? वो है कैटलिस्ट। हम एक नाम लिए थे ना इसको स्टार्ट करने से पहले, टेम्परेचर और कैटलिस्ट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, ठीक है। तो टेम्परेचर के इफेक्ट में स्टॉप के बारे में कुछ नहीं बोला जाता है, मगर कैटलिस्ट में होता है। कैटलिस्ट में इसी पे इफेक्ट ही आएगा, इसी पे इफेक्ट ही आएगा। टेम्परेचर में केवल क्या पुश कर गया, तो उससे क्या फायदा हुआ? जो क्वांटिटी था, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था विच कैन क्रॉस थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो इंक्रीज कर जाता है। और जब कभी भी क्वांटिटी मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज कर जाएगा जो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है, तो वैसे केस में प्रोडक्ट भी ज्यादा इंक्रीज कर जाए। नाम दे रहे हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। डी स्मॉल लेटर में ये एरिया है, एक एरिया है एट टेम्परेचर 0 केल्विन या 298 केल्विन ऐसा। और उसके साथ में देखिएगा डी दे दिए ना, ये ई बोल लेते हैं और इसको ले जाके यहाँ पे मिला दिए, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, यही मिला के रोक दे रहे हैं, इसको एफ बोल रहे हैं। तो देखिए कौन कौन सा पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस उस चीज को देखना है। एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, सर सी किस पार्ट को बोले हैं? इसको ये व्हाइट वाला आके यहाँ रुका ना, यस सर। उसी को रुक गया, सटेगा नहीं वहाँ। नहीं सटेगा नहीं, क्योंकि उसके आगे और भी है ना मॉलिक्यूल होगा। ये इतना गैप नहीं होता है, वो आपको दिखाने के लिए गैप कर दिए हैं। ये लगभग आके यहाँ पे पैरेलल हो जाता है, यानी उसके बाद के मॉलिक्यूल का कोई कैलकुलेशन ही नहीं। कोई कोई मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा तेजी से मूव करता है, जिसको कोई टच नहीं कर सकता है, वही सब इसके बाद वाले एरिया में आता है। तो उसका कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है, उसका कोई डिस्कशन नहीं, क्योंकि
जैसे ये पैरेलल होगा, रुकिए अब वो भी बता रहे, जैसे ये पैरेलल होगा इट अप्रोचेस टू जीरो, सही बोले? नहीं समझे? यस सर। अरे जब ग्राफ ऐसे कट कर जाता है तो बोलते हैं ना यहाँ पे जीरो हो गया, एग्जैक्टली जीरो हो गया, ये इक्वल टू जीरो है। और बाय द वे अगर मेरा ग्राफ ऐसे पैरेलल हो जाए, ऐसे पैरेलल हो जाए तो बोलते हैं अप्रोचेस टू जीरो, है तो दोनों जीरो के बारे में। अब कौन सा क्वांटिटी Ne by NT, Ne by NT आप इसका नाम जानते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी, E by नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद टोटल या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर ये जीरो हो जाए, अप्रोच करे जीरो, बोलिए T जीरो हुआ कि E जीरो हो रहा है? E जीरो हो गया। यानी कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा विथ एनर्जी E ये अप्रोक्सीमेटली जीरो है, इसलिए आगे का कैलकुलेशन हटा दिए, क्योंकि वो तो आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको इग्नोर किए। समझ में आया ना क्यों रोक दिए यहाँ पे? नहीं? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, कंफर्मेशन चाहिए था, बस इसी के लिए था, ठीक है ठीक है। सवाल उठा इस कारण से डिस्कस कर दिए, नहीं तो हम तो उसको छोड़ के बढ़ जाते हैं। देखिए एरिया ऑफ ABCD that is equals to number of molecules या fraction of molecules with energy greater than threshold energy at temperature 298 Kelvin, रूम टेम्परेचर पे बात हो रहा है, ठीक है। दूसरा एरिया ऑफ, देखिएगा ABEFCDA, अभी चल रहा है, ठीक, पूछ रहे हैं, ये बड़ा वाला का बात कर रहे हैं, ठीक ना, बड़े वाले एरिया का। तो ABEFCDA दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, ये एरिया क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एरिया दिखा रहा है, ठीक ना, पूरा एरिया बता रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, विथ एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, कौन से टेम्परेचर पे? At 308 Kelvin with rise of 10 Kelvin, 308 Kelvin। अगला लाइन अगर हम इसमें लिखना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ये ABEFCD at 308 Kelvin is greater than the area of ABCD, कहां पे? 298 Kelvin। इसका मीनिंग क्या हुआ? therefore number of molecules increases which can provide product with increase in temperature। इसका मीनिंग यही हुआ। पूरे ग्राफ में जो आपको बताया ना वो सारा चीज वहां पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख के दे दिया गया कि एक्चुअल में इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। ये जो ग्राफ बना, ये जो शेडेड एरिया हुआ, ये जो पुशिंग हुआ, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी था, मोस्ट प्रोबेबल और थ्रेशोल्ड, इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस व्हिच कैन प्रोवाइड प्रोडक्ट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फाइनली आप कंक्लूजन ये दे सकते हैं, therefore product increases with increase in temperature। दूसरा आप ये कह सकते हैं therefore rate constant increases with increase in temperature। तीसरा आप ये कह सकते हैं therefore rate of reaction, थोड़ा कम जगह समझ जाइएगा, increases with increase in temperature, ठीक है। बस यही चीज, इस पूरे ग्राफ का क्या मीनिंग होगा, कौन सा पार्ट क्या दिखाएगा, जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर चीज आपके सामने, ठीक है। नोट कीजिए बढ़िया से, और कुछ भी समझने में दिक्कत है या कुछ पूछना है पूछ लें।